हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग ओशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। देखो, ओशन का जो वाटर है ना, जो हमें सरफेस से दिखता है, वो कैसा दिखता है। कहीं पे टाइड्स आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे वेव्स आ रहे हैं, कहीं पे ओशन करंट चल रहा है। और ये सब चाहे चीज क्या दिखा रहा है, ये सब हमें बताता है कि ओशन का वाटर ना सेम नहीं होता है। ओशन का वाटर परमानेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये डायनेमिक होता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है थ्रू ओशन करंट, थ्रू वेव्स, थ्रू टाइड्स। ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, इसका फिजिकल कैरेक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि सैलिनिटी, हमने डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में बात की। ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लाइक सन एंड मून और विंड्स, ये सब क्या है, ये सब भी ओशन के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है। एंड हम इन सब का इन्फ्लुएंस को ही यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है। अभी देखो, जो ओशन वाटर है ना, उसका मूवमेंट कितने तरह का होता है। उसका मूवमेंट दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है, उसमें हम लोग ओशन करंट और वेव्स के बारे में समझते हैं। और जो हमारा वर्टिकल मूवमेंट होता है, उसमें हम लोग टाइड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है। अभी क्या है, हम लोग एक एक करके दोनों तरह के मूवमेंट को समझेंगे। लेकिन हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ओशन करंट, वेव और टाइड, ये तीनों चीजें क्या होती है। ठीक है। तभी हमें ये चीजें बहुत क्लैरिटी के समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यही तीनों चीजों के बारे में बात हो रहा है। यही तीनों क्या है, बेसिकली ओशन वाटर का मूवमेंट को दिखाता है। तो हम लोग पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हम मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर समझे हैं या नहीं समझे हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओशन करंट से। ठीक है। देखो, ओशन करंट क्या होता है, जैसे आप देखो ना, कोई रिवर फ्लो करता है, रिवर को फ्लो करते देखा है, उसी तरह से जो हमारा ओशन वाटर है, वो भी फ्लो करता है। तो लेकिन ओशन वाटर अलग तरीके से फ्लो करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। क्या बता रहा है, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनाइट पाथ एंड डायरेक्शन। उसका एक डेफिनाइट पाथ है, उसका एक डेफिनाइट डायरेक्शन है, एंड उसमें एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव कर रहा है। ठीक है। अभी देखो, ये जो ओशन करंट है ना, ये ओशन करंट बेसिकली दो तरह के फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, एक होता है प्राइमरी फोर्स, एक होता है सेकेंडरी फोर्स। ठीक है। अभी देखो, ये जो प्राइमरी फोर्स है, वो क्या करता है, बेसिकली विच इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर। प्राइमरी फोर्स मेन फोर्स होता है, जो कि ओशन का जो वाटर है ना, इसके मूवमेंट को इनिशिएट करता है। क्लियर है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी फोर्स। सेकेंडरी फोर्स क्या है, बेसिकली दैट इन्फ्लुएंस द करंट टू फ्लो। ये बस क्या करता है, ये करंट को इन्फ्लुएंस करता है फ्लो करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी फोर्स ही है, तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है। और हम इसी में आपको बता देंगे कि सेकेंडरी फोर्स क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। सेकेंडरी फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्राइमरी फोर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पहले करते हैं प्राइमरी फोर्स और समझते हैं क्या है। देखो, हमारा जो ओशन करंट है, ये बेसिकली मूव क्यों कर रहा है, ये ओशन करंट क्या है, हमने ये देखा। तो अभी देखो, इसका जो प्राइमरी फोर्स है, जो ओशन करंट को मूव करने में हेल्प करता है, क्या है, विच इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर। प्राइमरी फोर्स क्या करता है, इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी फोर्स क्या होता है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। सन के थ्रू जो हीटिंग आ रही है, ये क्या होता है, ये प्राइमरी फोर्स का सबसे मेन फैक्टर होता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये हीटिंग का काम करता है, किसको, ओशन के वाटर को। हमारा जो सरफेस वाटर है, वो क्या होता है, वो हीट अप होते जाता है, किसके कारण से, सोलर एनर्जी के कारण से। और जैसे हमारा वाटर हीट होता है, तो हीट होने के बाद क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है। एंड जब वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे, तो क्या होगा, अभी समझो एक एग्जांपल के थ्रू, कि ना, जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है, यहां से सनलाइट पड़ रही है, एंड सनलाइट के कारण क्या होता है, ये एरिया हीट अप हो जाता है और ये एरिया एक्सपेंड हो जाता है। तो ये एरिया क्या होता है ना, कि नॉर्मल जो बेसिक हमारा सरफेस था, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है। अभी समझो इसको कैसे। तो हम क्या देखेंगे, दैट इज वाई नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास, ठीक है, इक्वेटर के पास क्या होता है, ज्यादा सनलाइट पड़ती है। तो क्या होता है ना, हमारा ओशन वाटर अबाउट 8 सेंटीमीटर हाई उठ जाता है। ये जो पहले का लेवल था, इस लेवल से 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। एंड जब 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो क्या हुआ, ये एक स्लोप बन गया।
ये स्लोप बन गया। एंड ये क्या होता है, मिडिल लैटिट्यूड में अगर आप देखोगे, ये तो इक्वेटर में ये जो लेवल है ये इक्वेटर में उठा है, लेकिन हमारा जो मिड लैटिट्यूड है वहां पे तो लेवल वही है। तो इस चीज के कारण क्या होता है, जो स्लोप मिल जाता है ना, स्लोप के कारण क्या होता है, ओशन का वाटर मूव करना इनिशिएट कर देता है। इक्वेटर क्या है, बीच का 0 डिग्री है। अब आप देखोगे यहां से वाटर क्या हो रहा है, साउथ हेमिस्फेयर इसको मान लेते हैं, इसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर मान लेते हैं। यहाँ से वाटर मूव करना स्टार्ट करता है मिड लैटिट्यूड की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बन गया है, तो यहाँ से वाटर मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्यों मूव करना स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ हीटिंग। ये चीज क्लियर हुई। चलो अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हीटिंग होने के कारण क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर गए। एक्सपेंड करने के कारण क्या हुआ, लेवल इंक्रीज हो गया। एंड लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, एक ग्रेडियंट स्लोप डेवलप हो गया। एंड इसके कारण से क्या होता है, हमारा वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, किधर, डाउन द स्लोप। अभी क्या है, इस साइड डाउनवर्ड स्लोप है, तो यहां से पानी क्या हुआ, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, सदर्न हेमिस्फेयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये क्लियर हो गया, तब हम लोग आते हैं विंड के ऊपर। आखिर विंड किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। तो देखो, विंड क्या है, विंड बेसिकली सरफेस पे ब्लो करता है। अगर ये हमारा सरफेस है, इधर से विंड आ रही है, तो ये हवा चल रहा है, ठीक है, ये हवा चल रही है, ये हवा हवा बह रही है ना, तो हवा बह रही है। क्लियर है। अभी देखो, जब हवा बह रही है तो ये क्या करती है, ये जो हमारा सरफेस है उसके वाटर को पुश करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये इस तरह से बह रही है, तो ये सरफेस पे बहेगी, तो यहाँ पे जो वाटर है इसको पुश करना स्टार्ट कर देगी, तो वाटर इस तरह करके फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इस विंड के कारण क्या हो रहा है, जब ये हमारा सरफेस से टकरा रही है, तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, किसके बीच में, विंड और सरफेस के बीच में। सरफेस और विंड क्या, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, जो क्या करता है, अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। ये वाटर बॉडी को मूव करने में इफेक्ट करने लगता है, और इसका मोमेंट हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देखो, विंड क्या है, विंड हमारा प्राइमरी फोर्स है, लेकिन उसके कारण जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ये हमारा एक सेकेंडरी फोर्स होता है, ठीक है। ये चीज को अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लेना। अब आता है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का क्या रोल है, तो आप देखोगे, ग्रेविटी जो है ना, टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइप एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी बेसिकली जब हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर है ना, जब ये लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो जब ये लेवल बढ़ गया, ये ऊपर उठ गया, तो यहाँ से जो पानी है ये इधर की तरफ बहने लगी, ठीक है। इसका बहने के पीछे का रीजन क्या है, ग्रेविटी भी। ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जो वाटर पाइलअप हो गए हैं, इस वाटर को अपनी तरफ खींची, और क्या करता है, एक ग्रेडियंट वेरिएशन क्रिएट करता है। क्लियर है। तो ग्रेविटी का ये रोल था। अब आता है कैरियोलिस फोर्स। कैरियोलिस फोर्स क्या करता है, देखो, कैरियोलिस फोर्स में पहले ही लिखा हुआ है इंटरवेन। ये क्या करता है, इंटरवेन एंड कॉज द वाटर टू मूव टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। देखो, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, दिख रहा है इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज ये यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर क्या है, सीधा फ्लो होना चाहिए, लेकिन कैरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली पाथ जो कि फॉलो करना चाहिए अगर कैरियोलिस फोर्स नहीं होता। लेकिन क्या है, कैरियोलिस फोर्स होने के कारण क्या देखते हैं कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम सदर्न हेमिस्फेयर में देख रहे हैं, ये डायरेक्शन अपना चेंज कर ले रहा है। किधर की तरफ डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, तो हम क्या देखते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं वो राइट ले लेता है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं वो लेफ्ट ले लेता है, ठीक है। अब देखो, आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना। अगर ये इस पोजीशन में जा रहा है, तो आप खुद ही खड़ा होकर देख लो, ये इधर मुड़ना आपके हिसाब से क्या हुआ, लेफ्ट। अगर हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, तो हम स्क्रीन पे देखते हुए क्या देखेंगे कि जब सदर्न हेमिस्फेयर से ये वाटर का फ्लो चल रहा है, तो ये क्या करता है, ये लेफ्ट ले रहा है। नदर हेमिस्फेयर की तरफ से हम खड़ा होकर देखेंगे, तो ये क्या देखेगा, ये राइट ले रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैरियोलिस फोर्स। आप देखोगे ट्रेड विंड्स, जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना, उसमें जब हम विंड सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे ट्रेड विंड्स के साथ क्या होता है, कि वो कैसे शिफ्ट करता है अपना डायरेक्शन। तो वहां पे आपको और क्लियरली ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हमने देखा, क्या क्या देखा, एक हमने देखा सोलर एनर्जी, एक हमने देखा विंड, फिर हमने देखा ग्रेविटी, फिर हमने देखा कैरियोलिस फोर्स। ये सब क्या कर रहा है, ये सब इम्पैक्ट डाल रहा है किसमें, ओशन के मूवमेंट में, कि ओशन का जो वाटर है वो कैसे मूव करेगा। ओके। अभी देखो क्या होता है कि जब वो मूव करता है ना, इसके कारण
क्या क्या चीजें फॉर्मेशन होती है। एक होता है जायर, ठीक है, एंड एक होता है ड्रिफ्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझो। जायर क्या होता है? जायर होता है दिस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड जायर्स, ठीक है। अभी जायर्स क्या होता है? बहुत सारा पानी जब एक साथ, आप देखोगे कि अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल भी पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा, वहां पे क्या देखोगे कि वाटर एंड उसका फ्लो, वो क्या करता है, एक जगह पे इस तरह से सर्कल बना देता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जायर्स। ये क्या करता है? प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट इन ऑल द ओशन बेसिन। हर ओशन बेसिन में आपको इस तरह से सर्कुलर फॉर्मेशन दिख जाएगा, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जायर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ड्रिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? स्पीड ऑफ ओशन करंट। हमारा जो ओशन करंट है, इसका स्पीड क्या होना चाहिए, इसका स्पीड क्या होता है, ये कौन बताता है? ये ड्रिफ्ट बताता है। अब देखो, ये जो ड्रिफ्ट है हम किस में मेजर करते हैं? नॉट्स में, ठीक है। इसे हम नॉट्स के टर्म में मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे आप देखोगे, डेप्थ एरिया में जो ओशन करंट होता है, इसका स्पीड 0.5 नॉट होता है, लेकिन सरफेस एरिया में क्या देख रहे हैं? इसका जो स्पीड है, ये क्या है? 5 नॉट है। समझ रहे हो? सरफेस में स्पीड ज्यादा रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थे, और बाकी ये सारे फैक्टर्स थे। अब जो है ना, मेन हम लोग मूवमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कि इन चीजों के कारण हम वाटर का डेंसिटी में डिफरेंस देखते हैं। पहले ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझो। क्या होता है? जब हाई सैलिनिटी होती है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। लो सैलिनिटी है मतलब डेंसिटी क्या है? लो है। ये समझ गया? जहां पे जो डेंसर वाटर होता है वो क्या करता है? वो सिंक करता है। जो हमारा लाइटर वाटर है वो क्या करता है? वो राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। और ये किसके ऊपर चले जाता है? डेंसर वाटर की तरफ, ठीक है। एंड उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम ये भी समझेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे। जहां पे सैलिनिटी के बेसिस पे एक चीज देखा हमने, अब हम देखेंगे डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जो कोल्ड वाटर होते हैं ना, इसका डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। जो हमारा वार्म वाटर होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। अब आप एक चीज देखना कि एट पोल कोल्ड वाटर सिंक एंड स्लोली मूव टुवर्ड इक्वेटर। क्या होता है कि हमेशा हमने हमने यहाँ पे क्या देखा है? जो कोल्ड वाटर होता है हाई डेंसिटी होती है इसका, एंड वार्म वाटर क्या होता है? लो डेंसिटी वाला होता है। तो आप देखोगे पोल की तरफ जो कोल्ड वाटर है वो सिंक कर जाता है नीचे की तरफ, एंड स्लोली स्लोली वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इक्वेटर की तरफ। क्यों? यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, हम क्या जानते हैं? मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या है? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। क्लियर है? तो पोल पे क्या है? पोल पे कोल्ड वाटर है जिसका डेंसिटी क्या है? हाई है। लेकिन इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे वार्म वाटर है जिसका डेंसिटी क्या है? लो है। तो पोल से वाटर क्या होता है? मूव करना स्टार्ट करता है किधर की तरफ? इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर का डेंसिटी जो है ना वो लो है, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो अब देखो, ये जो वार्म वाटर है ये भी क्या करेगा? ये भी मूव करेगा ना। तो ये कैसे मूव करता है? ये मूव करता है लो से हाई की तरफ। हमारा जो वार्म वाटर है वो भी तो मूवमेंट करेगा। अब वार्म वाटर कैसे मूव कर रहा है? तो वार्म वाटर एट इक्वेटर ट्रेवल आउट टुवर्ड द पोल टू रिप्लेस सिंकिंग कोल्ड वाटर। अभी देखो हमने क्या देखा कि पोल पे क्या हो रहा था? जो हमारा कोल्ड वाटर था वो सिंक कर जा रहा था। जब कोल्ड वाटर सिंक करता है तो उसकी जगह कौन लेता है? उसकी जगह लेता है लाइट वाटर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? इक्वेटर पे लाइट वाटर होते हैं, मतलब कि वार्म वाटर होते हैं। तो वार्म वाटर क्या करता है? पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब इस मूवमेंट को हम थोड़ा सा इस एक साइकिल में बना के दिखाना चाहते हैं आपको। रुको, ये जगह बनाए इसके लिए। चलो, ये देखो, यहाँ पे क्या है? ये ग्लोब है, ठीक है। ये हमारा पोलर रीजन है, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड वाटर होते हैं, यहाँ पे भी कोल्ड वाटर। यहाँ पे क्या है? वार्म वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? वार्म वाटर। अभी जो मूवमेंट हम लोग देखे थे ना, कैसे मूव कर रहा था ओशन करंट, अब यहाँ से ओशन करंट मूव करना स्टार्ट करता है। ये किधर की तरफ जाने लगता है? ये जाने लगता है कोल्ड एरिया की तरफ, पोलर रीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ये है वार्म वाटर। अब वार्म वाटर किसकी जगह लेगा? जहाँ पे लो एरिया है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा कोल्ड वाटर है वो सिंक कर जा रहा है, और वो सिंक करके किधर ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे रहा है?
इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर की तरफ जो हमारा वार्म वाटर है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा हमारा कोल्ड वाटर की तरफ, कोल्ड वाटर। ठीक है, एंड इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, इधर से इधर की तरफ मूवमेंट और यहाँ से यहाँ की तरफ मूवमेंट हो रहा है। कोल्ड वाटर इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, वार्म वाटर पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये चीज आपको ओशन में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी रीजन से आप देखते हो जब ट्रेंड विंड, जो ओशन करंट, ये सब आप देखोगे ना, तब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या था, ये डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ ओशन करंट। अभी तक ये कॉन्सेप्ट था सिर्फ, अभी तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ओशन करंट को। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ ओशन करंट पे, कि ओशन करंट के कितने टाइप होते हैं। आप देखोगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, मतलब गहराई के बेसिस पे सबसे पहले क्या आता है, सरफेस करंट। वैसे करंट जो कि सरफेस पे होते हैं, constitute about 10% of all the water in the ocean। ओशन में सपोज ये ओशन है, सरफेस कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द वाटर, बाकी ये 90% ऑफ द वाटर है। तो हम पहले बात कर रहे हैं सरफेस करंट के बारे में। सरफेस करंट क्या करते हैं, 10% कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन के यहाँ पे पाए जाते हैं। ये अगर 0 मीटर सी लेवल है तो यहाँ से 400 मीटर तक आपको क्या दिखेगा, सरफेस करंट दिखेगा। ठीक है, एंड फिर आता है डीप, यहां से देखोगे तो डीप ओशन करंट। ठीक है, डीप वाटर करंट जिसको कहते हैं, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये 90% ऑफ द ओशन वाटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 90% ओशन वाटर क्या होता है, डीप वाटर करंट में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो डीप वाटर है ये सिंक करते हैं इनटू डीप बेसिन एट हाई लेटीट्यूड। हाई लेटीट्यूड मतलब क्या, जब हम पोलर रीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पोलर रीजन में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे जो डीप वाटर होते हैं वो और ज्यादा सिंक करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक, ओशियन फ्लोर की तरफ। ठीक है, और जब इतना डीप में डेप्थ में जाने लगते हैं तो फिर वो धीरे धीरे करके आप देखोगे उसकी जगह पे वार्म वाटर ले लेता है, जो हमने देखा इक्वेटर से चल के आ रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा दो तरह का ओशन करंट, एक सरफेस करंट और एक डीप वाटर करंट। ठीक है, तो अब ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ ओशन करंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ तो हमने देखा दो तरह के होते हैं, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होता है, ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरिया। क्या होता है, जो ठंडा पानी वाला इलाका है उस इलाके से जो गर्म पानी वाला इलाका है वहां पे पानी लेके आता है। कैसा पानी लेके आता है, ठंडा पानी लेके आता है। ठीक है, अभी देखो ये जो हम देखते हैं, ये जो कोल्ड करंट है यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। जो आप कॉन्टिनेंट देखते हो ना, जैसे ये हमारा क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर किसका है, लोगों ये गलत स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक करते हैं और हम बनाते हैं पहले साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है हमारा, सपोज पूरी तरह से बना नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका और ये क्या है, इसका वेस्टर्न कोस्ट। तो इस वेस्टर्न कोस्ट में आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देखोगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में जब आप लो और मिडिल लेटीट्यूड की तरफ देखते हो। ठीक है, हम पोलर रीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हायर लेटीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लो और मिडिल लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में हम क्या देखते हैं, वेस्ट कोस्ट पे हमें कोल्ड करंट मिलता है। और जब हम हायर लेटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो उस रीजन में आपको ईस्ट कोस्ट में क्या मिलेगा, कोल्ड करंट। ठीक है, अभी कोल्ड करंट का आपको पिक्चर भी दिखाया जाएगा तो आप टेंशन मतलब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। फिर आता है वार्म करंट। ये क्या करता है, ब्रिंग वार्म वाटर इनटू द कोल्डर एरिया, यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडिल लेटीट्यूड। जो लो एंड मिडिल लेटीट्यूड है इस रीजन में आप क्या देखोगे, ईस्ट कोस्ट पे आपको वार्म करंट दिखेगा एंड वेस्ट कोस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हाई लेटीट्यूड। ठीक है, हायर लेटीट्यूड का बात कर रहे हैं, मोर देन ये वाला एरिया जहाँ पे 60 डिग्री लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले एरिया में क्या दिखता है, हमें वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वार्म करंट दिख रहे हैं। अब ना हम जो पढ़े हैं उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं बता दूं, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है हमारा वार्म करंट, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो है हमारा कोल्ड करंट। ठीक है, अभी जो हम ओशन करंट के बारे में देख रहे हैं तो हम क्या पहले पढ़े थे, हम पढ़े थे कोल्ड करंट के बारे में। ये क्या करता है, कोल्ड वाटर लाता है वार्म वाटर एरिया में
और यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलो इन लो एंड मिडिल लेटीट्यूड, ये हमारा लो एंड मिडिल लेटीट्यूड। इस रीजन में आप क्या देख रहे हो, जो भी कॉन्टिनेंट है, जैसे यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, अब देखो इसके वेस्ट कोस्ट पे पेरू, ये क्या है, ये कोल्ड करंट है। फिर हम देखते हैं ये कैलिफोर्निया, ये क्या है, ये हमारा कोल्ड करंट है। हम देखते हैं अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे, ये क्या है, बेंगुएला, ये क्या है, ये भी कोल्ड करंट है। अभी हम अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे ही कैनरी देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी हमारा बेसिकली कोल्ड करंट है। ठीक है, अब फिर हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है, कोल्ड करंट है। आपको दिखा कि जो मिड लेटीट्यूड है, मतलब इस जोन में, ठीक है, इस जोन में जितने भी कॉन्टिनेंट है, उसका वेस्टर्न कोस्ट साइड में आपको कोल्ड करंट दिख रहा है। ठीक है, और कोल्ड करंट कहाँ दिखता है, और कोल्ड करंट दिखता है हमारे ईस्ट कोस्ट इन हायर लेटीट्यूड। अब हम बात करते हैं हायर लेटीट्यूड, ये हमारा हायर लेटीट्यूड, जब हम इससे ऊपर के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे इससे ऊपर आप देखो, इसके ईस्ट कोस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में क्या दिख रहा है, लेब्राडोर। ठीक है, ग्रीनलैंड के ईस्ट कोस्ट पे क्या दिख रहा है, कोल्ड करंट, यहाँ भी लेब्राडोर कोल्ड करंट है। एंड हम फिर बात करते हैं यहाँ पे रशिया के ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो एशिया, ये भी क्या है, कोल्ड करंट है। जापानीज टर्म है ये, जापान के पास है इसलिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हायर लेटीट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ हमें कोल्ड करंट जो कहाँ है, वो कहाँ दिखता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। क्लियर है ये? अभी चलो अब हम वार्म करंट के बारे में बात करते हैं। वार्म करंट में क्या देखेंगे, वार्म करंट में क्या पढ़ा था, यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडिल लेटीट्यूड। मतलब कि इस रीजन में हम कहाँ देखेंगे, इस रीजन में हम देखेंगे लो एंड मिडिल लेटीट्यूड में ईस्ट कोस्ट पे। देखो ब्राजील का ईस्ट कोस्ट वार्म करंट, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट वार्म करंट, मोजाम्बिक वार्म करंट, नॉर्दर्न अमेरिका का ईस्ट कोस्ट वार्म करंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट वार्म करंट, न्यूजीलैंड वार्म करंट, यूरेशिया वार्म करंट, बेसिकली एशिया बोलते हैं हम, सॉरी यूरेशिया नहीं बोलते, एशिया के ईस्टर्न कोस्ट पे। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, वार्म करंट कहाँ दिख रहा है, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडिल लेटीट्यूड। और क्या बोल रहा है, वेस्ट कोस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हाई लेटीट्यूड। चलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, हाई लेटीट्यूड में, इसके हम लोग वेस्टर्न कोस्ट में देखते हैं अलास्का, हॉट वाट बेसिकली हॉट ओशन करंट, नॉर्वेन हॉट ओशन करंट, जो कि यूरोप के जस्ट आपको वेस्ट को में दिख रहा है। ठीक है, और कहीं पे यही है मेरा हायर लेटीट्यूड। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वार्म ओशन करंट जो है हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लोअर एंड मिड लेटीट्यूड एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन हायर लेटीट्यूड। ये ध्यान में रहेगा, इससे आने वाले क्वेश्चन कभी आप फिर गलत नहीं करोगे। यहीं से वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप बहुत आराम से स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो ये थे हम बेसिकली ओशन करंट के बारे में देख रहे थे, वार्म एंड कोल्ड करंट पे। अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड के कुछ मेजर ओशन करंट को थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर ओशन करंट है। अब ना एक एक करके मैं यहाँ पे नाम नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, आपका होमवर्क है ये। आप क्या करोगे, आप एक एक करके सारे नाम को पढ़ोगे और देखोगे वो किस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं बस क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड एंड कैरियोलिस फोर्स। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा ओशन करंट है, ये क्या बना रहा है, ये जो सर्कुलर बना रहा है ना, जो जायर के बारे में हम सुने थे ना, ये एक जायर का फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी जायर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी देखोगे एक जायर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे एक जायर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी जायर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज के बारे में हम लोग वहां पे देख रहे थे जब कॉन्सेप्ट वाले बात पार्ट में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अभी देखो क्या है, आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने ओशन करंट है हमारे, इन पे किस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स एंड कैरियोलिस फोर्स। जो इस एरिया में विंड चल रहे होते हैं ना, उसके द्वारा प्रेशर पड़ता है, एंड साथ ही साथ कैरियोलिस फोर्स का भी प्रेशर पड़ता है। अभी देखो जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, ये जो विंड आ रही है ये किधर की तरफ डाइवर्ट हो गई, सदर्न ओशन में,
हमने ये पढ़ा था ना। चलो ये देखो अभी पिक्चर के साथ, सदर्न ओशन में क्या होता है, ये किधर की तरफ चली गई, लेफ्ट की तरफ, और नॉर्दर्न ओशन में क्या है, ये राइट की तरफ। देखो अब यही चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा जो ओशन करंट है नॉर्दर्न ओशन 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ में देखते हैं, ये क्या इधर से आते हुए राइट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और जब हम सदर्न ओशन के बारे में देखते हैं इधर से आते हुए लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। यही चीज तो करना था, इसी चीज को समझना था, जो कि आप समझ चुके हो। ठीक है, हमारा जो ओशनिक सर्कुलेशन है ना, ये ओशनिक सर्कुलेशन करस्पॉन्डेंस होता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ। अभी देखो अर्थ का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न क्या है, वो क्लाइमेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं किया। बट मैं आप लोगों को बस एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप मिस ना करो कि आखिर क्या चीजें। तो देखो हमारा जो एयर सर्कुलेशन है, हम मिड लैटिट्यूड में अगर देखेंगे वो एंटी साइक्लोनिक होता है, ठीक है। लेकिन आपको यही चीज, ये जो एंटी साइक्लोनिक दिख रहा है ना मिड लैटिट्यूड में, ये ज्यादा से ज्यादातर आपको ना सदर्न हेमिस्फीयर में अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जब हम मिड लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, हम ये पूरा रीजन देख रहे होते हैं, इक्वेटर के नीचे और ऊपर, नॉर्थ भी और साउथ भी। लेकिन हमारा जो ये एंटी साइक्लोनिक पैटर्न है, ये हमें सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रोनाउंस वे में दिखता है, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का एयर सर्कुलेशन इन हाई लेटीट्यूड। हमारा जो एयर सर्कुलेशन है ना हायर लेटीट्यूड में, यहाँ पे कैसा होता है, ये साइक्लोनिक होता है, ठीक है। और एक और रीजन है जो कि मॉनसूनल विंड से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया ही ले, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, जैसे हम इंडियन ओशियन के बारे में देखें, इंडियन ओशन में क्या है, जो इंडिया के पास वाला रीजन है, उस रीजन में हम क्या देखते हैं कि मॉनसूनल विंड्स, और साथ ही साथ चाइना में भी मॉनसूनल विंड होता है। तो सिर्फ मॉनसून का मतलब ये मत समझो कि इंडिया में भी होता है, ठीक है। तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये 3 तरह के क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक पैटर्न होते हैं जो कि हमारे ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न के साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। ये था बेसिक आइडिया, बाकी हमें क्लाइमेट के चैप्टर में समझ में आएगा। अभी क्या है, एक चीज और समझो कि आखिर हमने ओशन करंट तो पढ़ा, लेकिन ओशन करंट का इफेक्ट क्या है। तो देखो, जो हम देखे वेस्ट कोस्ट के बारे में, हमने क्या देखा कि जो भी कॉन्टिनेंट थे ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा जो कॉन्टिनेंटल, जो भी कॉन्टिनेंट थे उन कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट, ये क्या है, ये कोल्ड करंट से इन्फ्लुएंस होता है। एंड उसी के कारण क्या होता है, जब वहां पे कोल्ड करंट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। एंड कोल्ड वाटर होने के कारण क्या होता है, वहां का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना, ये लो रहता है, ठीक है। एंड एवरेज टेम्परेचर लो होने के साथ साथ क्या है कि जो डे और नाइट, इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नैरो होता है। एंड उसी रीजन से क्या होता है, वो जो एरिया होता है ना, वो जनरली एरिड रीजन होता है। आप देखोगे वेस्ट कोस्ट पे आपको डिजर्ट एरिया बहुत दिख जाएंगे। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो साउथ अमेरिका है, इसका जो पेरुवियन कोस्ट है, वो क्या है, वो डिजर्ट एरिया है, क्लियर है। उसी तरह से अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखोगे, नॉर्थ अमेरिका का भी सदर्न कोस्ट में आपको डिजर्ट एरिया एरिड रीजन दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर हम देखेंगे, तो अगर हम वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट देखेंगे, मिडिल एंड हायर लेटीट्यूड, ये क्या है, ये वार्म वाटर से, वार्म ओशन करंट से इन्फ्लुएंस रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक डिस्टिंक्ट मरीन क्लाइमेट डेवलप करते हैं। एंड मरीन क्लाइमेट डेवलप करने में क्या होता है, जहाँ पे आपको समर जो है ना वो ठंडा दिखता है, एंड विंटर क्या होता है, वो माइल्ड होता है। एंड साथ ही आपको जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखता है ना पूरे साल भर का, उसमें भी क्या होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, उसमें भी जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो दिखता है, ठीक है। ये तो था कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओशन करंट का। उसके बाद एक और देखो, जब हम वार्म करंट के बारे में देखते हैं, जो वार्म करंट है वो भी पैरेलल होता है ईस्ट कोस्ट के, इन कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड। जो हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड है, उसमें जो कॉन्टिनेंट है उसके जो ईस्ट कोस्ट है, वहां पे क्या होता है, वार्म ओशन करंट होता है। एंड उसके कारण क्या होता है, वहां का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा वार्म होता है, वहां पे वाटर वार्म होते हैं, जिसके कारण क्या है, वहां पे रेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप होते हैं। एंड इसी रीजन से आप देखोगे दीज एरिया लाइज इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन। ये एरिया कहाँ मिलता है आपको, एंटी साइक्लोन के वेस्टर्न मार्जिन में, ठीक है। एंड जिसके कारण क्या दिखता है आपको, विच हेल्प इन मिक्सिंग वार्म एंड कोल्ड करंट।
यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हेल्प टू रिप्लेस द ऑक्सीजन। उस एरिया में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, उस ऑक्सीजन की कमी को वो पूरा करता है। एंड उससे क्या होता है, वहां पे प्लैंकटन का ग्रोथ होता है। अब प्लैंकटन क्या होते हैं, फिश का खाना, ठीक है। और यही रीजन से क्या होता है, उस एरिया में फिशिंग ग्राउंड और फिशिंग पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और वो बेस्ट ग्राउंड होता है पूरा वर्ल्ड में फिशिंग के लिए, ठीक है, जहां भी ओल्ड कोल्ड करंट एंड वार्म करंट एक जगह पे आके मिलता है। क्लियर है? चलो, अब मूवमेंट ऑफ वाटर के दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, जो कि है वेव्स। देखो, हम लोग क्या है, सबसे पहले एक बात क्लियरली समझ लेते हैं। वेव बेसिकली पानी नहीं होता, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। वेव, अगर किसी को ये लग रहा है कि वेव पानी होता है, तो आप अपने दिमाग में पहले ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। वेव पानी नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, वेव्स आर एनर्जी, ठीक है। वेव्स क्या होती है, वेव एनर्जी होती है, ठीक है। अभी समझो, मतलब क्या पता चला हमें, वेव्स अगर एनर्जी होती है, मतलब यहाँ पे पानी, जो वाटर है ना, वाटर आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये चीज क्लियरली पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, वेव्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी देखो, अगर आप देखोगे तो वेव्स आर एक्चुअली क्या होता है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, नॉट द वाटर, विच मूव अक्रॉस द ओशियन सर्फेस। देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, विच मूव अक्रॉस द ओशियन सर्फेस। अभी देखो, वेव को जो ये एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी मिलती है विंड से, ठीक है। वेव के पास जो भी एनर्जी होती है, वो उससे देती है कौन, उसे विंड देती है। क्या होता है, वेव के साथ वाटर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मूव कर रहा है। इस बात को अगर हम समझ चुके हैं, तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये वाटर पार्टिकल का मूवमेंट होता कैसे है। देखो, वाटर पार्टिकल ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज वेव पास। देखो, जब वेव पास होता है ना, ये देखो, यहाँ से सपोज ये वेव पास हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो वाटर पार्टिकल होता है, वो इस तरह के स्मॉल सर्कल में मूव करता है, ठीक है। और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है, ये सर्कल छोटा होता जाता है। आपको दिख रहा है ना कि ये सर्कल छोटा होता जा रहा है, क्लियर है? तो ये चीज को आप समझो, यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है कि विंड कॉज वेव टू ट्रेवल, सॉरी यार, हाँ, विंड कॉज वेव टू ट्रेवल इन द ओशियन एंड द एनर्जी इज रिलीज ऑन द शोर लाइन। देखो, विंड क्या करता है ना, वेव को ओशन के सरफेस पे ट्रेवल करने देता है, एंड फिर वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो कोस्ट लाइन है ना, यहाँ पे इस एरिया में आकर रिलीज हो जाता है। आप अब इमेजिन करके देखो, क्या है कि आप ना एक लीफ पर पानी है, वेव आई, ठीक है, वेव आई, क्या हुआ, पानी ऊपर नीचे होने लगा, वाटर ऊपर नीचे होने लगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या होता है, वाटर आगे नहीं जाता है, वो सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले ना आप लोग क्या समझो कि इसका मोशन, द मोशन ऑफ सरफेस वाटर seldom affect the stagnant deep bottom water of the ocean। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो वेव है ना, वो जिस मोशन में चल रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारा जो स्टैग्नेंट ये वाला पार्ट डीप ओशन में जो हमारा वाटर होता है, उस वाटर को भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, सबसे पहले हम वेव के बारे में समझें, तो हम वेव के हर पार्ट को समझते हैं। एक चीज हमें समझ में आ गया कि वेव की जो एनर्जी होती है, वो आती है विंड से। जब विंड क्या होता है, सी सरफेस पे चलती है, ठीक है, विंड क्या सी सरफेस पे चल रही है, इस विंड के कारण क्या होता है, यहाँ पे ओशन के सरफेस वाटर के और विंड, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, विंड का जो एनर्जी होता है ना, वो ओशन के वाटर में ट्रांसफर होता है, और उसके कारण क्या होता है, वेव्स बनती है। क्लियर है? ये हमारा वेव का फॉर्मेशन है। अभी देखो, जब वेव बनी, ओपन ओशन में क्या देखा हमने कि वेव बड़ी होती है, और जैसे जैसे हमारा ये वेव कोस्ट की तरफ चलता जाता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अभी तक ना जो विंड है, विंड का फ्रिक्शन हो रहा था ओशन के सरफेस वाटर से। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, कोस्ट की तरफ बढ़ती है, तो क्या होता है, इसका जो फ्रिक्शन है ना, वो सी फ्लोर के साथ होने लगता है। और जब सी फ्लोर के साथ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक टाइम के बाद, तो क्या होता है, उसका एनर्जी डायरेक्ट शोर लाइन पे आके
रिलीज हो जाता है। ठीक है, अभी देखो हम ना वेव को पहले पार्ट्स में देखते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि वेव बेसिकली है क्या। देखो, जब वाटर डेप्थ में जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जब वाटर ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे क्या है, डेप्थ ज्यादा है, इस एरिया में अगर आप डेप्थ देख पा रहे हो तो डेप्थ ज्यादा है। तो जब वाटर डेप्थ में होती है तो वेव की जो वेवलेंथ है ना, वो क्या होती है, आधे से भी कम हो जाती है। अभी देखो हम अपर यहां तक देखते हैं, ठीक है, जैसे ही डेप्थ में गई तो क्या हुआ, इसका जो वेवलेंथ है ये क्या हुआ, आधे से भी कम हो गया। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो ये वेव क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे ज्यादा डेप्थ में इसका जो सर्कुलर मोशन है वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको कहां तक दिख रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक ही आपका सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ ये जो लाइन है ना, ये जो चीज है, ये इसीलिए समझ जाओ क्योंकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस में एमसीक्यू जो बनते हैं ना, वहां पे इस तरह के स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि अगर हम ये समझ जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम वेव के टाइप को भी समझेंगे, वेव के पार्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम वेव के पार्ट को समझते हैं कि वेव का पार्ट कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये पार्ट्स भी है और ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ठीक है, सबसे पहले हम वेव के पार्ट में क्या देखेंगे, क्रेस्ट। ये क्या होता है, ये वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, वेव का हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रेस्ट। फिर आता है ट्रॉप। ये क्या होता है, ये होता है इसका लोएस्ट पॉइंट। ये देखो क्या है, लोएस्ट पॉइंट है ना। अभी हम इस वेव में देखें तो इसका लोएस्ट पॉइंट कहां तक है, ये है इसका लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है, अब आता है क्या, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है, वेव हाइट। वेव का हाइट क्या होता है, अभी देखो यहां से लेके यहां तक, ये पूरा मतलब क्रेस्ट से लेके ट्रॉ तक जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, जो लेंथ आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, वेव का हाइट। ठीक है, वेव की हाइट के बाद हमें समझ में आया, ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉ। ठीक है, फिर आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दोनों समझ लेना, वेव हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट जब नापते हैं तो वर्टिकली नापते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं नापते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाइट जब भी मेजर करते हैं हम वर्टिकली करते हैं। ठीक है, और जब हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड इसे कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। फिर आता है वेव पीरियड। ये क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट टू पास अ पॉइंट। टू सक्सेसिव क्रेस्ट क्या होता है, देखो अगर ये हमारा एक क्रेस्ट है, ये हमारा दूसरा क्रेस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं वेव का पीरियड। ठीक है, कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक में कितना वो बेसिकली टाइम लगता है। ठीक है, उसी टाइम को हम बोल देते हैं वेव पीरियड। पहला क्रेस्ट बनने के बाद दूसरा क्रेस्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव का पीरियड। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच का टाइम। अब आता है हमारा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ वेव मूवमेंट, कि हमारा जो वेव है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वेव के जो आपको समझना है। ऐसा ना हो कि इस एक स्टेटमेंट बना दिया जहां लिख दिया गया कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉ इज वेव वेलोसिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपको तब पता होगा जब आप इसके बारे में पूरा का पूरा देख के जाओगे, पूरा का पूरा समझ के जाओगे। ठीक है, अभी देखो बहुत जगह पे आप देखोगे वेव फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई, इसी को वेव। जब हम वेव का ये चीज समझ जाते हैं, ठीक है, जब हम वेव का पार्ट समझ जाते हैं तो अब हम आते हैं एक और चीज पे, कि जब वेव हायर कब होता है, तो जब देखो विंड का स्पीड ज्यादा रहेगा, जब उसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, तब आपको क्या होगा, आपको दिखेगा वेव का जो हाइट है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। हायर वेव्स तभी उठते हैं जब विंड का स्पीड, लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लॉन्गर फेच, ये तीनों चीज रहेगा तभी होता है। क्लियर है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, कि आखिर जो ओशन में वेव निकलती हैं, इन सारे वेव का टाइप्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, विंड वेव। विंड वेव क्या होता है, बेसिकली ये विंड के द्वारा जनरेट होता है, और कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है, अभी देखो ये क्या है ना, ये मोस्ट कॉमन वेव्स है, सारे वेव्स इसी तरह के होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे विंड वेव कहते हैं। अभी हमने क्या देखा,
वेव वेव का अगर ओरिजिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी उसको कौन दे रहा है? विंड। तो इस कारण से हम ये समझ गए कि मोस्ट कॉमनली वेव जो होते हैं वो विंड वेव ही होते हैं। ठीक है। आप देखोगे हाइट डिपेंड ऑन विंड का स्पीड, ड्यूरेशन एंड फेच। ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। कहीं पे ओनली स्पीड लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है वो स्टेटमेंट गलत है। कहीं पे ओनली ड्यूरेशन लिखा रहेगा तो समझ जाना स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ये तीनों चीजें जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा। दूसरा जो ओरिजिन के बेसिस पे है वो है सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी बेसिकली एक सीस्मिक सी वेव होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या तो सबमरीन लैंडस्लाइड। ठीक है। जब हम देखेंगे दो ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, आपस में एक दूसरे के बीच में सबडक्ट हो रहे होंगे तो भी इस तरह का आपको सुनामी निकल हो सकता है। ठीक है, सीस्मिक सी वेव डेवलप हो सकता है। अभी देखो ये जो वेव डेवलप होती है ना, इसका जो वेवलेंथ होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसका स्पीड भी देखोगे मोर देन 700 से 900 किलोमीटर पर आवर होता है इन ओपन ओशन। तो ये वेव जो होता है ना, ये काफी डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे ओरिजिन पे। वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डेप्थ। टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डेप्थ। कि वाटर का डेप्थ कितना है इसके बेसिस में वेव क्या क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम डीप वाटर में देखेंगे तो हम डीप वाटर वेव्स पहला देखेंगे। कहाँ होता है? ये ओपन सी में। इसका मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन। हर एक वेव का हमने देखा था किस तरह से वाटर पार्टिकल मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में। फिर आता है सेलो वाटर वेव। ये कहाँ होता है? ये नियर कोस्ट होता है। क्यों? अभी देखो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो इलेप्टिकल मोशन में होगा। ठीक है। अब तीसरा आता है ट्रांजिशनल वेव। ये क्या होता है? ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद मिक्स्ड मोशन होता है। अभी समझो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ कैसे बताया गया है। इस पिक्चर को देखो, ये क्या है? अगर हम इसको मान लें डीप वाटर, ठीक है, ओपन ओशियन, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा किस टाइप का वेव आएगा? यहाँ पे मेरा आएगा पहला टाइप का वेव। और ये क्या है? ये है डीप वाटर वेव्स। ठीक है। ये क्या? ओपन सी में सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ देखो, ये ओपन सी में सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहाँ पे ये मोशन दिख रहा है आपको। क्लियर है। अब फिर आता है हमारा दूसरे टाइप का वेव। दूसरा टाइप का वेव क्या है? सेलो वाटर वेव। सेलो वाटर वेव कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? नियर कोस्ट इलिप्टिकल मोशन। देखो ये हमारा कोस्ट है। ठीक है। अब इस एरिया में जब जहां पे क्या होगा? कोस्टल मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वहां से यहाँ से क्या होगा? हमारा वेलोसिटी भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। एंड साथ ही साथ वेव का हाइट इंक्रीज हो जाता है। हाइट मतलब समझ रहे हो ना? हाइट क्या बात कर रहे थे हम लोग जब हम देख रहे थे इसका? ये देखो, वर्टिकल डिस्टेंस, इसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो वेव का हाइट होता है ये इंक्रीज करता जाता है। क्यों? यहाँ पे देखो डीप वाटर में जाने के बाद क्या होता है? मेरा वेव का जो सर्कुलर मोशन है ये खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हो एकदम लास्ट तक, एकदम ओशन के फ्लोर तक, वहां तक हमारे ये वेव का हाइट दिख रहा है। ठीक है। लेकिन आपको ये डिस्टेंस देखो, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको भी ध्यान में रखना है। ओके। अब आते हैं हम लोग को तीसरा। तीसरा जो टाइप था हमारा क्या था? ये था ट्रांजिशनल वेव, जो कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ से निकलता है, जिसमें मिक्स्ड मोशन होता है। देखो, अब अगर सपोज मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे किस तरह के वेव आएंगे? यहाँ पे ट्रांजिशनल वेव आएंगे। क्लियर है। यहाँ पे किस तरह के वेव आएंगे? यहाँ पे ट्रांजिशनल वेव आएंगे। ठीक है। अब देखो जब हम वेव्स के टाइप को समझ गए, ठीक है, कि वेव क्या क्या होता है, वेव के पार्ट्स क्या क्या होते हैं एंड वेव के टाइप क्या क्या होते हैं, तो आता है वेव का मोशन। ठीक है, कि वेव का मोशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले वाटर पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है। अभी ये चीज अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और ऑर्बिट का साइज क्या होता है? कम होता है। और ऑर्बिट का साइज जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता जाता है और ज्यादा कम होता जाता है। छोटे छोटे सर्कल में मूव करता है ना। और ये जो सर्कल है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है छोटा होते जाता है। आप देखोगे एक एक करके ये सर्कल छोटा होते जा रहा है। एंड आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पहुंच जाने के बाद, ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है ये अपने वेव स्टार्टिंग के वेवलेंथ का आधा हो जाता है। और उसके बाद मोशन हमारा स्टॉप हो जाता है।
ठीक है, तो ये तो हमारा वेव का मोशन है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अब ना एक और चीज है, वेव का ट्रांसफॉर्मेशन नियर कोस्ट। जब वेव कोस्ट के पास पहुंचती है तो वेव का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले इसमें क्या समझना है, सबसे पहले इसमें समझना है हमें रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। वेव्स बेंड एज दे इंटर सैलो वाटर। सैलो वाटर कहाँ पे होता है, सैलो वाटर होता है जब हम कोस्ट के नजदीक पहुंचते हैं, जहां पे गहराई कम होती है, डेप्थ कम होता है। ठीक है, और उस एरिया में आप देखोगे वेव क्या होता है, बेंड कर जाता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ अपना एनर्जी क्या होता है, रिलीज कर देता है। और इसी के कारण क्लिफ इरोजन आपको देखने को मिलता है। आप देखोगे कोस्टल एरियाज में जो क्लिफ इरोजन आपको क्लिफ इरोजनल लैंडफॉर्म देखते हैं, वो लैंडफॉर्म इसी की वजह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद आते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ वेव्स पे। हम वेव को थोड़ा ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आता है स्पिलिंग ब्रेकर। ठीक है, वेव जो रुकता है ना, क्या होता है, हम देखते हैं जैसे वो कोस्ट लाइन पे पहुंचता है वहां पे वेव खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्या, स्पिलिंग ब्रेकर। देखो स्पिलिंग ब्रेकर का पिक्चर कहाँ पे है, यहाँ, ये है स्पिलिंग ब्रेकर। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेव का स्लोप होता है वो काफी जेंटल हो जाता है। यहाँ पे देखो वेव का हाइट कुछ है ही नहीं, बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा प्लंजिंग ब्रेकर। प्लंजिंग ब्रेकर में क्या होता है, इसका स्लोप जो होता है ना बहुत स्टीप होता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इरोजिव होगा। देखो स्टीप स्लोप है मतलब वाटर का स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड जेंटल स्लोप है मतलब वाटर का स्पीड क्या होगा, कम होगा। जब वाटर का स्पीड कम होगा तो वो इरोजन नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन जब वाटर का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इरोजन करेगी, जिसके कारण क्या है, इसे मोस्ट इरोजिव कह रहे हैं। फिर आता है सर्जिंग ब्रेकर। देखो सर्जिंग ब्रेकर का पिक्चर देखो यहाँ पे, ये है सर्जिंग ब्रेकर। यहाँ पे आते ही क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे देख रहा है वेरी स्टीप कोस्ट। ये किस एरिया में देखने को मिलता है, जहां पे हमारा जो कोस्टल रीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है। ठीक है, तो इस तरह के ब्रेकर को हम क्या बोलते हैं, सर्जिंग ब्रेकर। क्लियर है, पहला स्पिलिंग ब्रेकर में क्या दिखा हमें, जेंटल स्लोप। प्लंजिंग ब्रेकर में क्या दिखा, स्टीप स्लोप। एंड सर्जिंग ब्रेकर में क्या दिखा, वेरी स्टीप स्लोप। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो हमारा कोस्टल रीजन है, ये कैसे स्टीप होता जा रहा है। ठीक है, ये देखो, अगर ये हमारा पूरा पिक्चर है, ये ओशियन है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कोस्टल रीजन का ये क्या बहुत ही ज्यादा स्टीप है, इसका जो स्लोप है। तो ये कहाँ है, यहाँ पे सर्जिंग ब्रेकर दिखेगा आपको। अब हम थोड़ा सा और इसको कम करते हैं, इसका स्लोप को। अभी देखो ये क्या है, ये उससे थोड़ा कम स्टीप है, ये क्या है, मेरा प्लंजिंग ब्रेकर है। अब ऐसे कोस्टल रीजन जिसमें कि आपको बहुत जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे जो स्लोप है बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो इस रीजन में आपको कैसा ब्रेकर देखने को मिलेगा, तो इस रीजन में आपको स्पिलिंग ब्रेकर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये सब अगर हम समझ गए हैं, तो एक बात समझो कि जब हम देखते हैं ये जो लॉन्ग शोर करंट है ये क्या है। अभी देखो जैसे ही वेव कोस्टल रीजन में स्ट्राइक करती है, वेव आ रही है, अभी इस पिक्चर में अगर हम देख पा रहे हैं, हम्म, जैसे ही वेव कोस्टल रीजन में आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो इस पिक्चर में देखो उसके बाद क्या क्या चीजें हो रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है वेव का फॉर्मेशन बंद हो गया है, ये सब चीजें हो रही है ना। तो बस इस पिक्चर को थोड़ा दिमाग में रखो, एंड उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इसके फीचर्स हैं। देखो, हम्म, जब लॉन्गशोर करंट होती है, ये क्या होती है, वेव यहाँ पे कोस्टल रीजन में आके स्ट्राइक करती है, जिससे क्या होता है, वेव अपने साथ जो सेडिमेंट लाई है, ये सेडिमेंट क्या करती है, कोस्ट के पैरेलल डालते जाती है। ठीक है, और इसके कारण क्या बनते हैं, स्पिट्स, बार, बीचेस, ये सब इसी के कारण बन रहे हैं। ये सब क्या है, लॉन्गशोर करंट है। क्लियर है, तो ये था हमारा वेव से रिलेटेड चीजें। अभी देखो वेव में बहुत कुछ आप बोलोगे सर बताया नहीं, देखो वेव के लिए इतना ही प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है, हर एक स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, तो फिर इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये डीप वाटर के बारे में बता रहा है जो हमने यहाँ पे किया था। ये अप्रोचिंग शोर के बारे में बता रहा है कि यहाँ से हमारा जो शोर लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट से, एंड ये हमारा कोस्टल रीजन। ठीक है, जिसके बारे में हम कहते हैं सर्फ जोन। यहाँ पे आप देखोगे बहुत लोग सर्फ लेके सर्फिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। क्लियर है, हम्म, अब हम टाइड के बारे में समझते हैं कि टाइड होता क्या है। देखो हमने क्या देखा था, टाइड आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। ठीक है, कॉज मेनली बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन।
along with centrifugal force of earth moon system. देखो, इस चीज को थोड़ा दिमाग में अच्छे से डालना है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करके रखो, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है एंड फॉल हो रहा है। सबसे पहले ये समझो, ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था ओशियन करंट एंड सी वेव। अब हम क्या देख रहे हैं, टाइड्स, और ये क्या है, ये वर्टिकल मूवमेंट बताता है, ठीक है। अभी देखो टाइड का मतलब समझ गया कि सी लेवल का रेगुलर राइज एंड रेगुलर फॉल हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली आप देखोगे ये ज्यादातर दिन में 1 या 2 बार होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप एक चीज देखना कि टाइड का सबसे बड़ा कॉज होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है। सन का इफेक्ट भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन सन का इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन मून का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। एंड फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ मून सिस्टम। अभी ना यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, इन दोनों फोर्स को समझो। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देखे मून और सन, ठीक है, जिसमें से मून हमारा प्राइमरी फोर्स है, सन का कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम इसे सेकेंडरी फोर्स कहते हैं, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अर्थ अर्थ और मून का जो सिस्टम है इन दोनों के कारण डेवलप होता है। यहाँ पे अर्थ और मून का जो रोटेशन है ना, इन रोटेशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। अभी देखो हम पहले इस चीज को एक पिक्चर के थ्रू भी समझते हैं, तब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, सन, फिर है मून, इन दोनों का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है ना, इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। अभी देखो इधर है सन और इधर है सन और इधर है मून, जिसके कारण क्या है, अर्थ के सरफेस का जो वाटर है ये इस साइड थोड़ा सा पुल होता आ रहा है, अट्रैक्ट होते हुए आ रहा है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अभी देखो फिर क्या है कि एक बार ऊपर तो आया, ठीक है, लेकिन अर्थ का भी अपना ग्रेविटी है, ठीक है। अर्थ का भी अपना ग्रेविटी होने के कारण क्या है, वो भी पानी को वापस अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो ना, क्या कर रहा है, अर्थ भी अपने सरफेस वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इधर से सन और मून का तो ग्रेविटेशन लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ अर्थ का जो ग्रेविटेशन है ये भी अपना काम कर रहा है, जिसके कारण क्या है, इन दोनों के बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थ एंड मून का सिस्टम। एंड इन सब के कारण क्या होता है, आप देखोगे टू रिजल्टेंट टाइडल बल्ज बनते हैं, एक इस साइड की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, क्लियर है। और ये क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी देखो जब इन दोनों को फोर्स को समझ गए, तो अब आता है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइड क्या है, अर्थ और मून इन दोनों के फेस पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या है, मून का पुल ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हाई टाइड डेवलप हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड डेवलप होगा, और अर्थ के अपोजिट साइड में, ठीक है। अभी जैसे इस पिक्चर में पहले हम, उसके बाद हम लोग टाइप बढ़िया से देखेंगे। अभी अर्थ सॉरी मून और सन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण टाइडल बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, हाई टाइड बन रहा है, और इस साइड में हम क्या देख रहे हैं, इस साइड में लो टाइड बन रहा है, अर्थ के अपोजिट साइड में, ठीक है। और फिर हम जब देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जब अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो फिर से यहाँ पे क्या है, हाई टाइड बन रहा है। इसीलिए एक चीज समझ जाओ कि ना दो हाई टाइड होते हैं, दो लो टाइड होते हैं इन 24 आवर्स। लगभग 24 घंटे के अंदर हमें दो हाई टाइड दिखते हैं एंड दो लो टाइड दिखते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे हमारा अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है ना, एंड इसी कारण से आपको एक ही साइड में सिर्फ हाई टाइड नहीं दिखता है, हमें दोनों तरफ दिखते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, टाइड जो जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है। तो अब देखो टाइड जनरेट फोर्स का मतलब है कि मून का ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यहीं से क्या होता है ना कि टाइप्स ऑफ टाइड बनते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वो टाइड बनाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइड बनाने में इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल फोर्स,
और वर्टिकल फोर्स क्या है? तो हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, टाइड्स वाटर को क्या करता है, साइड की तरफ खींचकर ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, सॉरी, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके पहले टाइप को। पहला टाइप क्या है मेरा, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है मेरा, नीप टाइड। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो टाइप बना है, इस टाइप को, सॉरी, इस टाइप को समझने के लिए 1 मिनट रुक जाओ। पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं टाइड को, इस चीज को भी समझते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टाइड हाइट। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। देखो जब कॉन्टिनेंटल सेल्फ मेरा वाइड होगा ना, तो इसके कारण क्या बनेगा, हाई टाइड। ठीक है, जब हम मिड ओशियनिक आइलैंड इन एरियाज में देख रहे होंगे, तो यहां पे बनता है लो टाइड। ठीक है, अभी देखो जो बे ऑफ बंगाल है जैसे, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे बेज हैं। ठीक है, बे ऑफ फ्लोरिडा, इस तरह से हैं। तो ये जो बेज होते हैं जो कि फनल शेप्ड में होते हैं, फनल शेप्ड बेज, इन बेस में आप क्या देखोगे, यहाँ पे वेरी हाई टाइड बनते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा क्या है, एक और भी तरह के बेस होते हैं। ठीक है, बेस एंड एस्चुअरीज। यहाँ पे क्या होता है ना कि टाइड की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। क्यों, घिरा हुआ होता है। ठीक है, और चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी टाइड उठेगा वो टकराएगा एंड फिर वो वापस से उठेगा। न्यूटन का फोर्स जितने फोर्स से टकरा रहा है, वो उतनी ही फोर्स से वापस आ रहा है। जिसके कारण क्या होता है कि बेस वेज और स्टोरीज में आप देखोगे कि जो टाइड होता है ना, इसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी इसी में आपको अगर कुछ एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल ले सकते हो बे ऑफ फंडी। वर्ल्ड का अगर सबसे ऊंचा टाइड कहीं पे बनता है तो वो बे ऑफ बेंडी, जो कि कनाडा में है। ठीक है, यहाँ पे बनता है सबसे ऊंचा टाइड। यहाँ पे हाइट जो होता है ना, वो आप देखोगे 15 से 16 मीटर तक होता है, और हर 6 घंटे में यहाँ पे टाइड आता है, और 1 घंटे में कम से कम ये मोर देन 240 सेंटीमीटर का राइज दिखाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये क्या क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बेस एंड स्टोरीज में हमने क्या देखा, इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इस तरह के बीचेस के पास वॉक करना डेंजरस हो सकता है, तो ट्राई टू अवॉइड वॉकिंग अराउंड बीचेस लाइक दिस। ठीक है, बे ऑफ फंडी के बीचेस पे आप ना ही वॉक करो तो बेटर है। क्लियर, अब आता है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ टाइड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 तरह के टाइड होते हैं। एक है जो कि बेस्ड ऑन सन एंड मून का पोजिशन, एंड दूसरा क्या है, ऑन बेस्ड ऑफ डेली अकरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सन एंड मून के पोजिशन के हिसाब से। सबसे पहला होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, अकर्स ऑन न्यू मून एंड फुल मून। जब न्यू मून का टाइम होता है या तो फुल मून का टाइम होता है। ठीक है, नाम जो न्यू मून और फुल मून है ध्यान से समझना। ठीक है, जब इन दोनों टाइम पीरियड होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, सन, मून एंड अर्थ, ये क्या है, फुल स्ट्रेट लाइन में। कब, जब न्यू मून का टाइम है तब भी, और जब फुल मून का टाइम है तब भी। जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। एंड ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण क्या देखने को मिलता है, हाईएस्ट टाइडल रेंज। इस टाइम पे क्या दिखेगा आपको, इस टाइम पे हाईएस्ट टाइडल रेंज दिखेगा, बहुत ज्यादा टाइड आ रहे हैं। एंड फिर होता है नीप टाइड। नीप टाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे ये कब होता है, ये होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो सन, मून एंड अर्थ का पोजीशन है, ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे तीनों एक लाइन में नहीं है,
यहाँ पे क्या होता है, सन हॉरिजॉन्टली है, तो आप देखोगे जो मून है, मून का जो पोजीशन है वो क्या होता है, वर्टिकल है। ये तीनों क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर पोजीशन में। अब यहाँ पे क्या था, ये तीनों पैरेलल पोजीशन में थे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन में थे, और यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड उसके कारण क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे सन मून एट द राइट एंगल लोएस्ट टाइडल रेंज। इस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, इधर से मून भी खींच रहा है और इधर से सन भी खींच रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों तरफ से पुल पड़ रहा है, दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हाइट जो होता है ना टाइड का, वो ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन स्प्रिंग टाइड में हम क्या देखते हैं, इस टाइम पे हाइट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, एंड सन मून का पोजीशन को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और ये कब हो रहा है, ये देखो, ये तब हो रहा है थर्ड क्वार्टर ऑफ मून एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून, ये उस टाइम पीरियड में हो रहा है। तो मून का जो पोजीशन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है ना, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पेरिगी। पेरिगी कब होता है, इसको पेरिजी भी कहते हैं। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बिहारी टोन है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, कब आप पेरिजी देखोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, मून ना अर्थ के एकदम क्लोज होता है। ठीक है, मून जब अर्थ के ज्यादा क्लोज होगा तो ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, एंड उस टाइम पे और ज्यादा हाई टाइड्स डेवलप होंगे। ठीक है, और एक होता है एपोजी। एपोजी में क्या होता है कि मून का जो पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन से दूर हो जाता है। अगर ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, तो ये मेरा पेरिजी है, जब मून क्या होता है, अर्थ के ज्यादा पास होता है। एंड ये मेरा क्या है, एपोजी है, जब मेरा मून जो है वो अर्थ से दूर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सन के पोजीशन पे। सन के पोजीशन में क्या है, एक पोजीशन होता है पेरिहीलियन। ठीक है, पेरिहीलियन पोजीशन क्या होता है, जब अर्थ सन के ज्यादा पास होती है। ठीक है, और ये ज्यादातर आपको 3 जनवरी के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, जिस टाइम पे अर्थ सन के ज्यादा पास होती है, तो अर्थ सन के पास में ज्यादा होगी तो इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम पे भी क्या होगा कि आपको हाइट जो है टाइड का वो बहुत हाई दिखेगा। फिर आता है एक और पोजीशन, ये क्या होता है, ये होता है एपिहीलियन। ठीक है, और एपिहीलियन फेज में क्या होता है, आप ये देखोगे कि जो सन का पोजीशन है, वो सन का पोजीशन आपको यहाँ से दूर दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड ध्यान में रखना है, एक क्या है, पेरी और एपो। पेरी का मतलब क्या होता है, क्लोज। एपो का मतलब क्या होता है, फार। बस इसी से समझ जाओगे। पेरिलियन मतलब क्या है, सन का पोजीशन। हीलियन की बात कर रहा है, सन का पोजीशन। जी की बात कर रहा है, मून का पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्या होता है, टाइड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर ये कभी पूछ दिया जाएगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो, अगर हम ये समझ चुके हैं तो अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेली अकरेंस। जो टाइप्स ऑफ टाइड है, डेली अकरेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या है। तो देखो, डेली अकरेंस के बेसिस पे हम सबसे पहले देखेंगे पहला टाइप, और वो है सेमी डायगोनल टाइड। ठीक है, सेमी डायगोनल टाइड क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे दो हाई टाइड बनते हैं एंड दो लो टाइड बनते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टाइड्स की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम डायगोनल टाइड के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड। एक हाई टाइड बनता है, एक लो टाइड बनता है। क्लियर है, और हम सेमी डायगोनल में क्या देखें, दो बन रहा है, यहाँ पे नंबर्स काउंट करने पड़ते हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। और तीसरा जो मिक्स टाइड है, मिक्स टाइड में क्या होता है, यहाँ पे अनइक्वल हाइट का लो टाइड बनता है। यहाँ पे क्या होता है, टाइड का जो हाइट है ना वो अनइक्वल होता है, और ये ज्यादातर आपको वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा, मतलब पैसिफिक ओशन में। क्लियर है, अब आते हैं टाइडल रेंज। टाइडल रेंज क्या होता है, देखो, डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है, हम इसी को कहते हैं टाइडल रेंज। अभी इसमें क्या है फैक्टर, हमने क्या देखा, शेप ऑफ कोस्ट लाइन। शेप ऑफ कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा, एक जगह पे रुक जाओ, फैक्टर्स में, हाँ, फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा ना, वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहेगा तो हाई टाइड आएगा। ये क्या है, शेप ऑफ
कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। शेप ऑफ कोस्टलाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, डेप्थ ऑफ सी। यहाँ पे डेप्थ ऑफ सी भी एक बड़ा फैक्टर निभाता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डेप्थ ऑफ सी के बारे में देखा। फनल शेप में देखा कि बे ऑफ फंडी, जिसमें हाईएस्ट रेंज के आपको टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये इतना ही था आपका टाइड से, इससे ज्यादा आपको टाइड्स के बारे में नहीं करना है। इतना आप टाइड के लिए समझ जा रहे हो कि टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला, देखो, पहला फॉर्मेशन, दूसरा फैक्टर्स, तीसरा टाइप्स, चौथा एग्जाम्पल्स। इतना कर लो टाइड्स के लिए भी, वेव्स के लिए भी, एंड ओशन करंट्स के लिए भी। इतना प्रीलिम्स के लिए इनफ है। आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, इससे बाहर कभी नहीं पूछा। इतना करके आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ, यहां से आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा ओशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका लेक्चर। अब ओशन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, हम लोगों ने पहले ही बताया, हम लोगों ने पहले ही क्या सोचा था, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोग लेक्चर देखेंगे। लेक्चर क्या, 2x में, एंड लेक्चर के नोट्स बना लेंगे जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। ये प्रोसेस के बाद आपका जो भी टॉपिक आप इस तरह से कर रहे हो उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, कमेंट, अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। और एक और ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और यहाँ पे अपने डाउट को डायरेक्ट मुझे से पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो क्लाइमेट के ऊपर आएगा।